देखना है। तो हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि। पाचन ग्रंथि में सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना है सलाइवरी ग्लैंड की, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड लार ग्रंथि कहां पर प्रेजेंट होता है? मुख गुहा में पाया जाता है। ये या फिर हम लोग बात करते हैं माउथ में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्त्राव को या सिक्रेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं लार वर्ड यूज करते हैं। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सलाइवा वर्ड यूज किया जाता है। लार या सलाइवा जो होता है इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है वाटर, जल होता है, और दूसरा पाया जाता है इसमें एंजाइम्स पाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 98.5 to 99% पार्ट होता है इसमें वाटर और 1 to 1.5% पार्ट होता है इसमें एंजाइम होता है। सलाइवा का अगर हम बात कर रहे हैं पीएच की, तो पीएच इसका होता है 6.7, बहुत सारे बुक में दिया रहता है 6.8, तो याद रखिएगा दोनों में से एक्यूरेट होता है 6.7। अगर दोनों ऑप्शन दिया हुआ है तो टिक लगाइएगा 6.7 पे, अगर 6.7 नहीं है तब ऑप्शन लगाएंगे 6.8 का। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका पीएच का। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की, तो इसमें एंजाइम दो तरह की होती है, एक होता है टाइलिन और या इसी को हम बोलते हैं एमाइलेज वर्ड भी यूज करते हैं, दोनों सेम इसी का नाम है, और दूसरा होता है लाइसोजाइम होता है। फंक्शंस की बात करते हैं तो एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन में क्या करेगा? सहायक होता है। और लाइसोजाइम ये क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड की लार ग्रंथि, जिससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है या तो इसके पीएच से रिलेटेड आता है या फिर इसमें कौन सा एंजाइम होता है ये रिलेट आएगा। एंजाइम से रिलेटेड अगर नहीं आएगा तो इसके फंक्शन से आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये क्या करता है? एमाइलेज या टाइलिन सहायता करता है। स्पेशली हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो एग्रीकल्चर है इसमें पढ़ोगे आप लोग। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह का होता है, एक होता है मोनोसेक्राइड, एक होता है ओलिगोसेक्राइड और एक होता है पॉलीसेक्राइड। तो स्पेशली ये क्या करता है? जो पॉलीसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड, इसको ये क्या करता है? डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करता है। कौन? ये जो एंजाइम है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं जो पाचन में, पॉली मतलब ये जटिल पदार्थ है और ये इसकी कंपेयर में कुछ सरल पदार्थ है, तो ये इसमें कन्वर्ट करेगा। कौन? एमाइलेज या जो टाइलिन रहेगा। ये है सलाइवरी ग्लैंड के लिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवरी ग्लैंड जो रहता है ये तीन तरह का होता है। चलिए टाइप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। टाइप्स में भी देख लो, तीन तरह का होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरोटिड, सेकेंड आएगा सब मैक्सिलरी और थर्ड आता है सब लिंगुअल। देखिए हिंदी में पैरोटिड को पैरोटिड ही बोलते हैं, सब मैक्सिलरी को बोलते हैं अधोहनु, या फिर इसी को सब मैंडिबल भी वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पैरोटिड। हिंदी में भी लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी लिखते हैं पैरोटिड, अधोहनु, और इसको बोलते हैं अधोजिह्वा बोलते हैं, अधोजिह्वा लार ग्रंथि। तो तीनों का नाम समझ में आ गया होगा। तीन तरह के कौन कौन से रहता है? पोजीशन देखिए, पैरोटिड जो रहता है ये यहाँ माउथ में जो रहता है, ये इसकी डक्ट जो रहता है यहाँ से ये कान के पीछे की ओर रहता है, ये यहाँ पर, और यहाँ से इसकी जो डक्ट रहता है ये माउथ के जो पीछे की ओर है। ऐसा जैसे माउथ की ओपनिंग है पीछे की ओर, वहां पर एक डक्ट ओपन होता है जहां से अपने लार को क्या करता है? माउथ में सिक्रेट करता है। सब मैक्सिलरी की बात कर रहे हैं, तो सब मैक्सिलरी जो रहता है ये जो जबड़े है, इस जबड़े के कहाँ रहता है? ये नीचे की ओर, या जैसे ये जो जॉ वाला लाइन है
इस जॉ के लाइन के ये सटे हुए या यहाँ पर रहता है कॉर्नर पे। और सबलिंगुअल जो जीवा है, ये जो टंग है, टंग जैसे हम ऊपर करते हैं तो जस्ट जो उसके बेस है नीचे की ओर जहां पर वो जुड़ा रहता है वहां पर एक ग्लैंड रहता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सबलिंगुअल। क्लियर है? जिह्वा के नीचे सबलिंगुअल, मैक्सिला अस्थि के पास जो रहता है या ये जो जॉ वाला भाग रहेगा इसको सब मैक्सिलरी, और जो कान की ओर रहता है उसको बोलते हैं पैरोटिड। तीनों का बताने का मेन पर्पस ये है कि इसमें जो तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो याद रखिएगा पैरोटिड जो रहता है ये क्या है, सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा बोलने का मतलब लार ग्रंथि में कंपेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा सबसे बड़े पाचन ग्रंथि की बात करते हैं तो यकृत आता है, लेकिन सबसे बड़ी लार ग्रंथि बोलेंगे तब क्या आएगा, पैरोटिड आएगा। तो लार ग्रंथि में ये बड़ा होता है और ये क्या होता है, छोटा होता है। तो सब मैक्सिलरी एक बच गया। अब इसका रोल क्या है, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो इन दोनों से ये ज्यादा पावरफुल निकलता है, ये सबसे ज्यादा लार का सिक्रीशंस करता है। याद रखिएगा ये सबसे बड़ा लार ग्रंथि है, ये सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा स्त्रावण किससे होता है, सब मैक्सिलरी से। तो हम बात कर रहे हैं लार का सर्वाधिक स्त्रावण करता है, ये सर्वाधिक स्त्रावण। तो ये तीन हम बात कर रहे हैं जो टाइप से रिलेटेड था लार का, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के बाद हमको देखना है स्टोमक का। तो स्टोमक सेकेंड जो है इसकी बात कर रहे हैं। स्टोमक, आमाशय की बात करें, आमाशय में जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड का नाम हम बात करते हैं एक्चुअल में यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड वर्ड यूज करते हैं या फिर जठर ग्रंथि वर्ड यूज करते हैं। जठर ग्रंथि में जो स्त्रावण होता है इसका, या रस बोल सकते हैं, एंजाइम जो रहेगा, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कौन सा, जठर रस बोलते हैं, जठर रस या गैस्ट्रिक जूस वर्ड यूज करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं लार ग्रंथि से सिक्रेट होने वाले पदार्थ को स्लाइवा बोलते हैं, इसी तरह से जठर ग्रंथि से सिक्रेट होने वाले पदार्थ को जठर रस या फिर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पीएच की। तो पीएच याद रखिएगा, इसकी पीएच होता है 1.3 to 1.5 के आसपास होता है। किसकी, गैस्ट्रिक जूस की। इसमें रीजन बताते हैं इसका पीएच क्यों कम होता है, तो इसकी हम कंपोजिशन से इसमें बता सकते हैं गैस्ट्रिक रस में क्या क्या होता है। तो इसमें हम जो बात करते हैं कंपोजिशंस की, तो देखिए कौन कौन सा होगा। एक तो इसमें पाया जाता है HCl, HCl अम्ल होता है, इसी की वजह से इसका पीएच क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं इसमें पाया जाता है पेप्सिन, एक इसमें पाया जाता है रेनिन, और एक इसमें होता है कुछ मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है कौन सा, लाइपेज पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा। अगर हम जठर रस की बात कर रहे हैं तो जठर रस में 4 चीजें पाया जाता है, कौन कौन सा, HCl, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। HCl की अगर बात करते हैं तो ये क्या करता है, पेप्सिन एंड रेनिन को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करने में या सक्रिय करने में सहायता करता है, पहला कार्य। दूसरा ये क्या करता है, जो माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव, इसको ये क्या करता है, को नष्ट करता है। और थर्ड हम बात करते हैं लार के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। क्यों कम करता है, अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं लार का जो पीएच होता है, जैसा कि अभी पढ़े 6.7 to 6.8 के आसपास, मतलब वो लगभग क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। अब यहां पर पीएच कितना है, 1.3 to 1.5। अगर यहां पर भोजन का पाचन हो तो इसके लिए कंडीशन ये है कि भोजन कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो और लार जो रहता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल। तो इसलिए लार के जो न्यूट्रल प्रभाव है उसको कम करके इसको ये कैसा करता है, अम्लीय बनाता है। तो इसलिए हम बात करते हैं HCl का ये फंक्शन।
पेप्सिन की बात करते हैं तो पेप्सिन के लिए याद रखिएगा, जब ये सीक्रेट होता है तो ये एक्चुअल में क्या होता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। पेप्सिनोजन के फॉर्म में ये क्या होता है, स्रावित होगा। पेप्सिनोजन इसका क्या होता है, निष्क्रिय भाग होता है, निष्क्रिय रूप। और जैसे ये HCl के कांटेक्ट में आता है ये किस में चेंज हो जाता है, पेप्सिन। ये इसका क्या होता है, सक्रिय भाग। यही कार्य हमने पढ़े हैं पहले में। देखिए पेप्सिन और रेनिन को ये क्या करता है, सक्रिय करता है, सक्रिय करता है। ये लिखे ये सक्रिय करता है, तो ये इस तरह से ये देखो निष्क्रिय को ये क्या कर रहा है, सक्रिय फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। अब पेप्सिन जो रहता है, ये जो पेप्सिन है आगे ये क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो ये हो गया इसका फंक्शन, किसका, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड हम बात करते हैं इसमें। थर्ड अपना कौन सा है, पेप्सिन के बाद रेनिन। रेनिन जो रहता है पहले ये सीक्रेट होता है प्रोरेनिन के फॉर्म में। प्रोरेनिन जो है HCl के कांटेक्ट में आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन में। रेनिन जो रहता है, रेनिन मिल्क प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है। अब यहां से एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि रेनिन का सिक्रीशन वयस्क में नहीं होता है, क्यों, या वयस्क में इसका सिक्रीशन बहुत कम होता है। इसका रीजन हम बात करते हैं, वयस्क व्यक्ति जो रहता है उनके जो भोजन रहता है इसमें मिल्क बहुत कम होता है। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका मुख्य भोजन क्या होता है, मिल्क होता है, तो उनमें उसका सिक्रीशन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है रेनिन का सिक्रीशन हमारे शरीर में क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। वयस्क कंडीशन के आते तक लगभग ये मानते हैं कि इसका सिक्रीशन बहुत कम हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, वयस्क में रेनिन का सिक्रीशन कम होता है। लाइपेज की बात करते हैं चौथा, इसका फंक्शन अभी क्या है, अननोन है। ठीक है, इसका कार्य जो है अभी ज्ञात नहीं है या अननोन है, ये मानते हैं। लेकिन लाइपेज जो आंत में होता है वो वसा का पाचन करता है, फैट का, तो उसके तुल्य ये मानते हैं, ये फैट में कुछ रोल करता है, बट अभी तक कोई वेरीफाइड नहीं है। तो ये हो गया स्टोमक के लिए, अमाशय के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अमाशय के बाद आ जाएगा कौन सा, ये अमाशय है। अब लीवर की बात करते हैं। लीवर थर्ड, सबसे पहले तो यहां पर याद रखना है लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, मतलब सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि होता है, सबसे बड़ा पाचन ग्रंथि होगा। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, दो खंड में बटा होता है। पहला वाला भाग को हम बोलते हैं राइट लोब, दायां भाग, और दूसरा होगा लेफ्ट लोब। ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। जैसा कि अगर हम बात करें तो ये इसका क्या है, राइट पोर्शन है, और ये वाला भाग इसका कौन सा है, लेफ्ट वाला भाग है। तो राइट वाला भाग देखो बड़ा दिख रहा होगा और ये वाला कैसा दिख रहा है, छोटा दिखता है। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं। इसके बाद हम इसके स्त्रावण की बात कर रहे हैं। इसके स्त्रावण जो होता है इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, बाइल जूस वर्ड यूज करते हैं, बाइल जूस या फिर पित्त रस बोलते हैं। अब बाइल जूस या पित्त रस की अगर बात करें तो इसमें दो तरह की चीजें होती है। एक तो यहां पर होता है कौन सा, बाइल पिगमेंट होता है, और एक होता है बाइल साल्ट होता है। बाइल पिगमेंट में दो याद रखना है, बिलिरुबिन और दूसरा होता है बिलुवर्डिन। हिंदी में भी यही बोलते हैं, बिलिरुबिन बिलुवर्डिन। बिलिरुबिन बिलुवर्डिन जो रहता है ये एक्चुअल में इनका फॉर्मेशन डेड आरबीसी या मृत हीमोग्लोबिन से होता है।
अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर में बिलिरुबिन या बिलिरुबिन पिगमेंट है, अगर ये बढ़ रहा है तो हमारा शरीर जो रहता है वो येलोइश होने लगेगा, पीले होने पड़ने लगते हैं। स्पेशली हमारा जो नाखून वाला पार्ट है, ये जो आँख की सफ़ेद वाला पार्ट है, ये हल्का पीला होने लगता है। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा मैं किस डिसऑर्डर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जॉन्डिस या पीलिया की। तो पीलिया का जो मेन कंडीशंस होता है या कारक होता है वो ये पिगमेंट होता है। अगर हमारे शरीर में इसका मात्रा बढ़ गया तो हमको पीलिया हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइल साल्ट की। तो बाइल साल्ट में यहाँ पर होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम टारोकोलेट। इस तरह के पिगमेंट यहाँ पर पाया जाता है। नाम वही है, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ना तो वही है, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम टारोकोलेट। तो ये इस तरह की इसमें साल्ट होता है। अब ये साल्ट जो रहता है ये एक्चुअल में क्या करता है, वसा के पाचन में सहायता करता है, लेकिन भोजन का पाचन नहीं करता है। सहायता कैसे करता है, वसा जो रहता है जैसे कि हमको पता है वसा बहुत ही जटिल होता है, क्रिटिकल होता है, उसका डाइजेशन तुरंत नहीं होता है। तो उसको पहले क्या करता है, एक घोल जैसे संरचना में कन्वर्ट किया जाता है। और केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे तेल और जल का जो मिक्सचर होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पायस, इमल्सन बोलते हैं। तो सेम कंडीशन ये जो साल्ट रहता है, फेट या जो ऑयल रहता है उसको क्या करता है, इमल्सन पायस में कन्वर्ट करता है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ये जो साल्ट रहता है या बाइल जूस रहता है, अगर इसकी हम कार्य या फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शंस क्या होता है, ये वसा का पायसीकरण करता है। हम बात कर रहे हैं कौन सा, बाइल जूस। बाइल जूस जो रहता है ये क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। पायसीकरण मतलब पायस में कन्वर्ट करता है, या हम बात करें मिक्सचर बनाने का कार्य करता है। तो ये हो गया लीवर का। लीवर के बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कौन सा, पैनक्रियास। पैनक्रियास होगा सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा तो ये है, और ये दूसरी बड़ी पाचन ग्रंथि है। कौन, पैनक्रियास, या हम इसको बोलते हैं अग्नाशय बोलते हैं। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा। पैनक्रियास जो रहता है इसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में होता है हेटेरोक्राइन होता है, मतलब ये एंडोक्राइन की तरह भी होगा और एक्सोक्राइन भी होगा। अब ये चीजें तुम लोग जब हार्मोनल सिस्टम जब पढ़ेंगे वहां पर इसको मैं डिफाइन करूंगा। अभी फिलहाल ये याद रखिएगा ये हेटेरोक्राइन होता है। अब यहाँ पर पैनक्रियास में हम बात करते हैं, इसकी जो एंजाइम या स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल होता है, जिसमें हम लोग जो डिफाइन कर रहे हैं कौन कौन सा। एक होता है इसमें अल्फा सेल। अल्फा सेल किसका सिक्रीशन करता है, ये करता है ग्लूकेगॉन का स्त्रावण करता है। बीटा सेल, बीटा सेल जो रहता है ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता है। इंसुलिन। और एक होता है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल ये सोमैटोस्टेटिन का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो ये 3 याद रखिएगा। पैनक्रियास में क्या होता है, 3 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करता है, बीटा सेल इंसुलिन का, डेल्टा सेल जो रहता है सोमैटोस्टेटिन का। ये तीनों सेल्स रहता है उसको एक साथ बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या हिंदी में बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप कोशिकाएं वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स, इसको एक साथ हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, या फिर इसको हम बोलते हैं लैंगरहैंस
के द्वीप कोशिकाएं बोलते हैं ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा पैनक्रियास से रिलेटेड। पैनक्रियास में क्या होता है, अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाते हैं। ऐसा एक सेल्स होगा, इसमें ऐसा फ्लावर लाइक बनाते हैं, इसके गुच्छे रहेंगे जिस तरह से। ये जो सेल्स रहता है इसको बोलते हैं एसिनस। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कुछ बड़े बड़े सेल्स होंगे ये इस तरह से। इस सेल्स के पीछे क्या होगा, कुछ इससे छोटे सेल्स होंगे ये ऐसा, और इस छोटे सेल्स के पीछे और क्या होगा, छोटे सेल्स होंगे या रेयर सेल्स होंगे ये इस तरह से। तो इसकी लेबलिंग हम इसी तरह से करते हैं। ये हो गया अल्फा सेल, ये हो गया इसमें बीटा सेल, और ये हो गया इसमें कौन सा, ग्रीन वाला जो हो गया इसका डेल्टा सेल। तो ये हो गया अल्फा बीटा डेल्टा, और ये हो गया एसिनस। यहाँ पर देखो हमने पैनक्रियास के लिए वर्ड यूज किया है हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन का मतलब होता है जो क्या करे, एंजाइम का भी सिक्रीशन करे और हार्मोन का भी सिक्रीशन करे। तो ये जो सिस्टम है इसको हम इसका बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम, क्योंकि ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है या स्त्रावित कर रहा है। ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन ये हार्मोन्स है, और एसिनस ये क्या करता है, एंजाइम सिक्रीट करता है, एंजाइम का स्त्रावण करता है। तो इस तरह से हम बात करते हैं, ये अलग अलग वर्क करता है। एसिनस एंजाइम का स्त्रावण करेगा और अल्फा बीटा डेल्टा ये हार्मोन का। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, पैनक्रियास के लिए। क्लियर है, तो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो मेन पर्पस है या जो क्वेश्चन आता है जनरली पैनक्रियास से जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो यही आता है, अल्फा सेल और बीटा सेल्स वाला। ग्लूकेगॉन का स्त्रावण किस सेल से होता है या इंसुलिन का सिक्रेशन किस सेल से होता है, ये आता है। तो अभी हम इसको हार्मोनल सिस्टम में एक बार और पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। ग्लूकेगॉन एक्चुअल में हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है। जैसे डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज पेशेंट क्या होता है, उसके शरीर में अगर शुगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको इंसुलिन का क्या दिया जाता है, इंजेक्शन देते हैं, ताकि उसका ग्लूकोज लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, मेंटेन हो जाए। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके शरीर में ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो गया, तो उसको फिर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ग्लूकेगॉन का, जो उसके ग्लूकोज लेवल को क्या कर देगा, बढ़ाने का काम करेगा। क्लियर है। सोमेटोस्टेटिन आगे पढ़ेंगे, ये हमारे शरीर में क्या करता है, जो बैलेंसिंग है उसमें वर्क करता है। इसके साथ साथ जो हमारे शरीर की ग्रोथ है उस ग्रोथ को भी ये क्या करता है, वृद्धि को रेगुलेट करता है हमारे शरीर के विकास में। तो ये हो गया एंजाइम। एंजाइम जो रहता है ये क्या होगा, जैसे हम बात कर रहे हैं, एक तो यहाँ से आ गया कौन सा, बाइल जूस, यहाँ से आ गया इसके एंजाइम, तो दोनों मिक्स होकर एक्चुअल में क्या बनाता है, बाइल बनाता है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो रहता है, यहाँ से इसका जो सिक्रीशंस है, इसके सिक्रीशंस के लिए हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक जूस जो होगा, यहाँ पर लिखता हूँ, पैनक्रियास से सिक्रीट होने वाले रस को हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। इसका जो पीएच होगा, ये पीएच होता है 7.2 से 7.3 के आसपास होता है पीएच। ठीक है, 7.8 होगा, ये इतना होगा पीएच इसका, ये याद रखिएगा। मतलब ये कैसा होगा, एल्केलाइन होगा, क्षारी होता है ये। तो इसी के बेसिस पर दो वर्ड यूज होता है फूड मटेरियल के, एक वर्ड होता है काइम और एक वर्ड होता है काइल। यहाँ पर HCl एसिडिक कर देता है, इसलिए यहाँ की भोजन को काइम बोलते हैं। लेकिन जैसे इससे पास होता है तो ये जो जूस रहता है पीएच को कितना बढ़ा देता है, 7 से ज्यादा कर देता है, 7.2 7.8 हो रहा है। तो यहाँ जैसे ही आएगा तो भोजन, इसके लिए भोजन को बोलते हैं काइल वर्ड यूज करते हैं। तो ये याद रखिएगा, काइम और काइल। काइम जो है ये क्या है, एसिडिक फूड होता है। कहां पर पाया जाता है, स्टोमक में। और काइल जो रहता है, काइल जो रहता है ये क्या होता है, बेसिक फूड होता है, या फिर हम बात कर रहे हैं एल्केलाइन, क्षारी बोलते हैं, एल्केलाइन फूड होता है, जो कहां पर पाया जाता है,
इंटेस्टाइन में होता है। ये हो गया ग्लैंड का। अब इसमें एक छोटा सा स्टेप बचा हुआ है, वो है इसका प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हम बात करते हैं माउथ से लेकर हमारा जो छोटी आंत है, कौन से भाग में किस तरह के भोज्य पदार्थों का पाचन होगा, कहाँ पर उसका अवशोषण होगा। ये एक छोटा सा 15 या 20 मिनट का लेक्चर और है जिसको हम इसमें ऐड करेंगे, और इस तरह से जो एनिमल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन का चैप्टर है लगभग ये कम करते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में हमने एक कोष की जीव में देखे अमीबा में, इसके बाद बहुकोष की जीव काकरोच और मनुष्य में देखे। लगभग यहाँ तक ये क्या है, न्यूट्रिशन या जो हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र कंप्लीट हो गया है। एक इसमें छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो छोटा सा पार्ट है इसमें डाइजेशन प्रोसेस की। डाइजेशन प्रोसेस मतलब प्रक्रम छोटा सा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे जिसमें हम आगे प्रकाश संश्लेषण या पौधों की जो न्यूट्रिशन है उसको ऐड करेंगे, और उसको फिर ये चैप्टर आगे जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रम है जिसमें हम लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन के साथ उसको जो फैक्टर अफेक्टिंग है, यहाँ तक इसका एक लेक्चर बनाएंगे, और इस तरह से फिर जो फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन से रिलेटेड इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।